नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों चलते हैं हम लोग पार्ट 10 की तरफ। बिल्कुल पार्ट 9 जिस तरह हम लोग इजी वे सॉल्व करते थे, बिल्कुल क्विकली सॉल्व के साथ, कोई भी टाइम टेकन नहीं देना है मेरे दोस्त। समय कैसे बचत करना है मैथ्स में, कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह प्रश्न आ सकते हैं, ए टू जेड हम लोग इस सीरीज के साथ करते हैं। ये सीरीज आपका कंटिन्यू चलते रहेगा, चाहे आप आने वाले ग्रुप डी एग्जाम्स हो या LPCBT2 हो या कोई भी एग्जाम्स हो, मैथ्स सब में बराबर है मेरे दोस्त। और ये जो प्रश्न है, टॉप 20 प्रश्न जो लेके आते हैं मेरे दोस्त, ये बहुत ही रिसर्च के साथ आता है, जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए। तो ये आपके दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला, ठीक है। तो जो अटेम्प्ट सेशन कर रहे हैं उसको बेनिफिट एग्जाम में पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइएगा मेरे दोस्त। सेशन से जुड़ गए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्विकली अपडेट्स करिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई भी रेलवे की तरफ से या प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब की तरफ से तुरंत क्विकली अपडेट्स मिल जाए, तो आपको लिंक हम टेलीग्राम चैनल का दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के ठीक नीचे। वहां पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हो जाइएगा और वहां से ए टू जेड अपडेट आप लोग को प्राप्त होते रहेगा, ठीक है। चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की तरफ, कुछ नहीं विलंब करेंगे मेरे दोस्त। और ये जो प्रश्न है लेवल बाय लेवल प्रश्न है, बेसिक, मॉडरेट और हार्ड, तीनों मिला के प्रश्न सेट किया गया है। जैसे कि आप मेन एग्जाम में प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं, बिल्कुल हूबहू वही प्रश्न सेट कर दिया गया है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग पार्ट 10 की तरफ। सब एग्जाम्स के लिए याद रखिएगा, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेरे दोस्त। चलते हैं सीधे नंबर 1 प्रश्न की तरफ हम लोग चर्चा करेंगे। नंबर प्रश्न फर्स्ट में बोला गया है कि 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8, 7, 11 से विभाज्य करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त हो, ठीक है। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है। चारों ऑप्शन में एक ऐसी संख्या है जो कि 8 से और 7 से और 11 से यदि आप विभाज्य करते हैं तो शेषफल 4 बचता है। तो मैं सिंपल ये पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त कि कोई भी संख्या पे भाग करने पे यदि उसका शेषफल 4 बच रहा है, यदि वो शेषफल को हम भाज्य में माइनस कर, तो क्या वो जो संख्याएं हैं वो पूरी तरह भाजक से कट जाएगी? नहीं समझे, एक सपोर्ट के लिए समझ लिए। 4 से भाग हम 7 में दे रहे हैं, तो 4 एक कम 4, या कि 2 बार तो नहीं जाएंगे, तो शेषफल 3 बचेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो 3 शेषफल बचा, यदि हम 7 में माइनस कर दें तो ये 4 से पूरी तरह विभाज्य हो जानी चाहिए। जी हाँ, 100% विभाज्य हो जाना चाहिए। हम पढ़े हैं कि जो शेषफल बचता है यदि उसको माइनस करता है तो विभाज्य हो जाएगा। तो मैं भी यही बोल जा रहा हूँ कि ये 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया है। यदि इसमें से किसी में 4 यदि माइनस कर दें वो संख्याएं में, तो 8 और 7 और 11 से पूरी तरह भाग लग जानी चाहिए। बिल्कुल सिंपल तरीका से, जी हाँ, लग जानी चाहिए। यानी कि इसमें यदि 4 माइनस करते हैं मेरे दोस्तों, 9807 आता है। क्या 9807 8 से विभाज्य है? तो 8 से विभाज्य करने का मतलब है मेरे दोस्त, 8 से विभाजकता का नियम अप्लाई कीजिए आप। 8 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या का इकाई 3 डिजिट यदि 8 से कट रहा है तो वो पूरी संख्याएं 8 से कटेगा। क्या इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, ये उत्तर नहीं होगा। बिल्कुल क्विकली सॉल्व के साथ कैसे आप लोग टिक आंसर लगा सकते हैं, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और यही मैथ्स एक्सप्रेस जो सीरीज आता है यही आपको सिखाता है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें चलते हैं मेरे दोस्त। इसमें 4 माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 9856, यही आएंगे ना। तो क्या 8 से विभाज्य होंगे? जी हाँ, तीनों देख रहे हैं 8 से विभाज्य हैं। ये 1 सेकंड के लिए हो सकता है, ज्यादा नहीं किए, ठीक है। इसमें भी यदि 4 माइनस करें मेरे दोस्त तो 9620 हो जाएगा। क्या ये 8 से विभाज्य है? देख लेते हैं। 8 अटे 8 सते 56 हो गया। ये 6 नहीं, 8 से विभाज्य नहीं। इसमें यदि 4 माइनस कर देते हैं तो 9954 बचते हैं। क्या ये 8 से विभाज्य है? 8 है का 8, 8 है का 8, 8 7 नहीं, ये भी विभाज्य नहीं है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास उत्तर में बचा है, 2 इज राइट आंसर। इसको बोला जाता है मेथड मेरे दोस्त। आप जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उसमें आप चाहते हैं जल्दी सक्सेस मिले और नंबर बढ़े, आपको इस तरह मेथड आजमाना होगा, ठीक है। और इसका दूसरा आप यदि आप कैसे बेसिक तरीका से बता सकते हैं, तो कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। ये ऐसी संख्या चुनिए, 4 अंकों की बड़ी संख्याएं बोल रही है ना, तो सबसे पहले 8 7 11 से विभाज्य होने वाली वो संख्याएं क्या होगा? बड़ी से बड़ी संख्या, यानी इसका एलसीएम। इसका एलसीएम लीजिए और इसका एलसीएम लेके मेरे दोस्त 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक पहुंचने का आप प्रयास कीजिए, फिर लास्ट में आप उसमें 4 जोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपका उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से है, जब हम चैप्टर वाइज करेंगे तो वहां से आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए कथनों में से चतुर्भुजों के संबंध में सही कथन का चयन करें। दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। चलते हैं, 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको यह बताना है कि चतुर्भुजों के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा चतुर्भुज के लिए सही है, ठीक है। तो समद्विबाहुज समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहुज समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं बराबर होती है, देख लेते हैं एक बार। ये आपका नंबर 1 का है, ठीक है। ये समलंब चतुर्भुज है, याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है। क्या समलंब क्या बोला जा रहा है? क्या समद्विबाहुज समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं बराबर होती है? क्या ये समांतर भुजाएं बराबर है? क्या यही दोनों समांतर भुजाएं मेरे दोस्त? क्या ये समांतर भुजाएं बराबर है? क्या जी नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हैं। यानी पहला नंबर कथन आपका गलत है।
क्यों नहीं बराबर है मेरे दोस्त? यदि पूछता तो ये दोनों भुजाएं क्या समांतर है? जी हाँ, ये दोनों भुजाएं समांतर है, लेकिन बराबर नहीं है। यदि ये भुजा हम लोग के पास पूछता है, ये भुजा पूछ देता था, हाँ ये दोनों भुजाएं बराबर हो सकता है, लेकिन ये दोनों भुजाएं बराबर कदापि नहीं हो सकता है। याद है आपको समलम चतुर्भुज मेरे दोस्त? यही है ना समलम चतुर्भुज? तो क्या समलम चतुर्भुज का समांतर भुजाएं बराबर होती है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज, तो आपका जो समलम समद्विबाहु समलम चतुर्भुज है, उसका समांतर भुजाएं बराबर नहीं होती है। पहली बात, ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा नंबर पे पतंग एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। पतंग एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है क्या? ये आपका दूसरा नंबर ऑप्शन में पतंग है। क्या पतंग एक समांतर चतुर्भुज है क्या? पागल है, समांतर चतुर्भुज कौन भुजा आपको समान दिख रहा है? ये दोनों छुड़ा के, ये दोनों समांतर भुजा तो है नहीं। ये दोनों आसन भुजाएं एक दूसरे से विपरीत दोनों बराबर है, बाकी बात समांतर भुजाएं बराबर बिल्कुल नहीं होता है मेरे दोस्त। इसका ये दोनों भुजाएं और इसका ये दोनों भुजाएं बराबर होती है, ना कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। यानी ये भी कथन गलत है आपका। कि कौन कथन गलत है? दूसरा नंबर कथन गलत है। क्या सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं? क्या सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं? तो जी हाँ, वर्ग क्या है? वर्ग वो हुआ जिसका चारों भुजाएं बराबर हो और अंदर में सब कोण के पास 90 डिग्री कोण बन रहा हो। यही इसी प्रकार तो समचतुर्भुज होता है मेरे दोस्त, जो सब भुजाएं बराबर हो और अंदर में 90 डिग्री का कोण प्राप्त करे। तो ये हो सकता है। सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, 110% होते हैं। 3 नंबर सही है, 3 नंबर सही है। तो आप यहां से जा सकते थे, ठीक है। अब चौथा नंबर पे देख लेते हैं, किसी भी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज कहलाता है क्या? यानी कहने का मतलब है, यदि एक चतुर्भुज है मेरे दोस्त, जिस प्रकार आप यहाँ देख रहे होंगे फिगर में, ये चतुर्भुज है, तो इसके मध्य बिंदु जो भी इसकी भुजाएं हैं, सबके मध्य बिंदु, भुजाओं में मध्य बिंदु हम डाल के इसको मिलाने की कोशिश की, तो क्या ये समलंब चतुर्भुज बनेगा? जी नहीं, समलंब चतुर्भुज ये नहीं बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। एक बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी चौथा नंबर भी जो आपका ऑप्शन था ये भी गलत है। तो एक ही नंबर उत्तर सही है, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? क्लियर है? ठीक है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, लाने का उद्देश्य ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न पे ये प्रश्न है। चलिए तीसरा नंबर आप लोग कीजिएगा। तीसरा नंबर पे क्या बोला जा रहा है? प्रश्न, लखनऊ और जयपुर से ट्रेनें क्रमशः हर 12 मिनट, 18 मिनट और 27 मिनट पर चलती है। यदि सभी ट्रेनें 6 बजे सवेरे पर एक साथ चलती है, तो वे अगली बार एक साथ कब चलेगी, ये आपको बताना। यानी दिल्ली और लखनऊ और जयपुर से कितना कितना मिनट में था भाई? 12 मिनट में था, 18 मिनट में था और 27 मिनट में था, ठीक है। ये एक इस क्रमशः इस समय अनुसार चलते हैं, 12 मिनट में, 18 मिनट में, 27 मिनट में। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कितने मिनटों बाद ये सब एक साथ मिलेंगे, कितने मिनट बाद? यानी कि इसका आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम यूं ही लेना होगा मेरे दोस्त, इस जगह वो संख्याएं लाना होगा जो तीनों से विभाज्य हो सके। समझ पा रहे हैं आप? यानी कि तीनों का एलसीएम चाहिए, जो भी एलसीएम होगा वही समय में, क्योंकि ये समय में जा रहे हैं ना, तो एलसीएम करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी है? 27 है। क्या 27 एलसीएम हो सकता है? क्या 27 सबसे विभाज्य हो सकता है? नहीं, एलसीएम का वो है जो सबसे विभाज्य हो जाए, जो संख्याएं दी गई हो उससे विभाज्य हो जाए, उसी को आप एलसीएम बोलते हैं। 27 नहीं है, दुगुना कीजिए 54, 54 क्या 18 से, 18 क्या 54, 12 से 54 नहीं, तिया 81 क्या होगा? नहीं, चौके यानी 108, क्या 108 एलसीएम होंगे? जी हाँ, 12 90 108, 18 छके 108, 27 छके 108, 108 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 108 सबसे विभाज्य, ठीक है। तो यानी इतना मिनट में एक साथ 108 मिनट में मेरे दोस्त ये मिलती होगी, 108 मिनट में, ठीक है। यानी कि 108 मिनट में एक साथ ये मिलती है। तो 108 मिनट, इसको घंटा में यदि आप परिवर्तित करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? यानी 60 से भाग देना पड़ेगा, तभी तो आप उसको घंटे में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो 60 का 60, 1 घंटे 48 मिनट, यानी 1 घंटे 48 मिनट में सब बसें या सब ट्रेनें मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी ट्रेनें 6 बजे एक साथ चलती है, यानी एक साथ ऑलरेडी चल दिया था, कितना बजे? 6 बजे। अब नेक्स्ट एक साथ कब चलेंगे? जब एक साथ मिलेंगे तभी तो एक साथ चलेंगे, यानी 1 घंटा 48 मिनट में। 6 बजे सवेरे चला था, तो 7:48 में दूसरा टाइम ए एम पे चलेंगे, 7:48 में। 7:48 एक ही ऑप्शन था, नंबर 1 इज राइट आंसर। समझ गए? तो इस प्रकार प्रश्न में आपको एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम जो आएंगे उतना मिनट या घंटे दिया गया उसके बराबर आपको करना था, ठीक है। समझ में आ गया? चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा मेरे भाई। ये प्रश्न लाने का उद्देश्य बनाना नहीं था, आप भी ये प्रश्न को बना सकते थे, ठीक है। लेकिन इसमें कितना जल्दी समय हो सके उसको देख के आप बना सकते हैं, उस मेथड से हम लोग देखेंगे। एक गांव की जनसंख्या इतना था, 1,60,000 थी। ये पहले वर्ष 15% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है। तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी ये बताना है। 15% बढ़ रहे हैं मतलब
इतना बढ़ रहे होंगे, इतना बढ़ रहे होंगे, मतलब आपको बढ़ोतरी करना है ना मेरे दोस्त। तो 23/20 यानी 15% बढ़ने का मतलब है मेरे दोस्त कि 20 का वस्तु 23 में हो जाना, 20 का सामान 23 हो जाना, इसी को तो आप 15% बोलिएगा, बढ़ गया। ठीक है, यानी कि इस जनसंख्या का इतना परसेंट बढ़ेगा और इतना परसेंट बढ़ेगा तभी तो नया जनसंख्या आएगा, आएगा ना। जी हाँ, यानी कि इन ऑप्शनों में उत्तर आपका वही होगा जो 23 से विभाज्य होगा। समझ पा रहे हैं आप? जो 23 से विभाज्य होगा, तो इसमें से जो 23 से विभाज्य होगा मेरे दोस्त वही आपका उत्तर होगा। या 13% बढ़ती है तो 13/10 या वो संख्याएं होगा जो 13 से भी विभाज्य होगा। इसको हम कैसे डायरेक्ट करते हैं, ये हम बिल्कुल इजी तरीका से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1,60,000 दिए ना, तो इसमें से 15% बढ़ने का अर्थ है 23/20 मेरे दोस्त। इसी प्रकार 13% बढ़ने का अर्थ है 13/10। समझ पा रहे होंगे? यानी ये जो संख्या यहाँ आएगी, यानी ये सबका मल्टीप्लिकेशन होकर यहाँ पे आएगा। यानी किसी संख्या को गुना करके जो संख्याएं आप प्राप्त कर रहे हैं, तो वो संख्याएं जिससे गुना किया उससे भाग भी तो लगना चाहिए। जैसे आपको बोल देते हैं 4×7=28, तो 4×7=28, ये दोनों संख्याएं गुना होकर 28 आया, यानी कि ये संख्याएं 4 और 7 से भी विभाज्य होनी चाहिए। बस इसी मेथड पे हम आपको बताए थे, इसी मेथड पे आप डायरेक्ट पेन उठाए इसमें कर सकते थे कौन 23 का मल्टीपल है, ये चेक करना था। ठीक है, बाकी बात आप इस तरह भी बना सकते हैं। तो डबल जीरो यहाँ से उड़ा दीजिए आप, 2 से 8 यानी 800 हो गए। तो यहाँ भी सिंपली यदि इस प्रोसेस से बना बना रहे हैं, इस प्रोसेस में भी आपका समय बच सकता है। जैसे कैसे, डबल जीरो तो आएंगे क्या, डबल जीरो के बाद कोई और आएंगे, तो कोई और कैसे आ सकता है, 8 या 5 होनी चाहिए। ठीक है, या 5 या 2 होनी चाहिए, तो 8 या 24, 4 3 नहीं, यानी कि कोई भी उत्तर होगा लास्ट डबल जीरो आएगा, इससे ज़्यादा जीरो नहीं आ सकते हैं। तो डबल जीरो एक ही ऑप्शन में था, 2 ही राइट आंसर। समझ पा रहे हैं आप? या नहीं तो आप इसको गुना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, 8 या 24 और 4 या 12, यानी कि जो नंबर पे डिजिट आएगा, पॉजिटिव 1 प्लस में नंबर पे डिजिट आएगा वो 2 आएगा, 2 ही एक ही ऑप्शन में यहाँ पे था, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। बहुत मल्टीपल विधि है मेरे दोस्त इसको बताने का कि आप कैसे इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका ईच टाइम में मैथ्स एक्सप्रेस के नाम से जो सीरीज आता है मेरे दोस्त, यही से आप लोग का डाउट पूरा क्लियर होगा। आप लोग सिर्फ सेशन अटेम्प्ट करते रहिएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ये प्रश्न कीजिएगा, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है 2026 में मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का बात कर रहे हैं हम, जो हाल फिलहाल आपका आंसर किया आया सीबीटी 2 का बात कर रहे हैं हम, ये सीबीटी 2 का प्रश्न है। क्या बोला जा रहा था कि धातु की एक सीट आयताकार है जिसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, प्रत्येक कोने से 10 सेंटीमीटर भुजा को एक वर्ग काटा जाता है, शेष सीट एक बंद बॉक्स बनाया जाता है। इसमें 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने माचिस के बॉक्स समायोजित किए जा सकते हैं। तो जब हम एनटीपीसी का जो आंसर किया आया था मेरे दोस्तों, उसमें जितने भी मैथ्स के प्रश्न थे, वो मैथ के प्रश्न ऑलरेडी हम करवा दिए गए हैं, जितने भी प्रश्न है। ठीक है, तो उसी से मैं उसमें भी करवाए थे, तो बहुत सारे कैंडिडेट को उसमें समझ में नहीं आया था, तो आज हम लोग इसका डाउट क्लियर कर रहे हैं। आपसे कुछ नहीं बोला गया, मैथ्स को समझिए पहले। इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं सवाल, ये चुटकियों में हो जाएंगे, सिर्फ समझने का फिर है आपको। जैसे मान लीजिए एक धातु का सीट, आयताकार सीट हम ले लिए, एक आयताकार, ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा, ये मान लिया हम आयताकार सीट ले लिए। इसी प्रकार होता है ना आयताकार, जिसको आप चतरा बोलते हैं, आयताकार, जिसकी लंबाई 56 मीटर की 56 मीटर थी और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर थी। सेंटीमीटर है ना, जी हाँ, सेंटीमीटर में थी। प्रत्येक कोने पे 10 सेंटीमीटर भुजा प्रत्येक कोने पे, चारों कोने पे काट देता है। चारों कोने पे काटने का मतलब है मेरे दोस्त कि 10 सेंटीमीटर यहाँ से काटेगा, ये 10 सेंटीमीटर यहाँ से काट के हटा दिया, 10 सेंटीमीटर यहाँ से काट के हटा दिया, 10 सेंटीमीटर यहाँ से काट के हटा दिया। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, इसको काट के हटा दिए ये चारों को। अब जहां से काटा था ये देख लीजिएगा, ये जो है जहां से वो कौन 10 सेंटीमीटर पर काटा था मेरे दोस्त, इसको इस प्रकार फोल्ड कर लिया, यानी मोड़ लिया, यानी ये काट के निकाल दिया तो यही तो बचेंगे। इसको मोड़ लिया, इसको मोड़ लिया, इसी को भी मोड़ लिया और इसको भी मोड़ लिया और इसको भी मोड़ के एक बॉक्स बना दिया। ऑटोमेटिक देखिएगा, एक चादर का आप लीजिएगा, चारों कोना में काट के हटा दीजिए और जो जो शेष बचा है उसको चारों साइड आप मोड़ने की कोशिश कीजिए, तो वो एक तरीका से बॉक्स बन जाएगा ना। तो इसको जब मोड़ दिया तो ये बॉक्स बन गया। तो बॉक्स कौन सा होगा मेरे दोस्त, बॉक्स कौन सा बनेगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग, बॉक्स आपका ये बनेगा। समझ में आ रहा है, बॉक्स आपका ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो मुड़ के इस पे समाहित हो गया है, समझ रहे हैं, ये बॉक्स पे निर्मित हो गया है। तो क्या हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें ये जो बड़ी सा बॉक्स है, एक माचिस का तीली है आपके, सॉरी माचिस का एक डिब्बी है जिसका साइज दिया गया है 4, 2, 15। तो ये माचिस के साइज को, ये माचिस के डिब्बी को
यदि हम इसमें फिक्स करना शुरू कर दे तो कितने माचिस की डिब्बी इसमें आ सकता है। बस सिंपल पे यही तो बताना है मेरे दोस्त। क्या इसमें बोला जा रहा था, कुछ नहीं बोला जा रहा था कि ये माचिस का डिब्बी, इसमें क्या गो माचिस का डिब्बी फिट हो जाएगा बड़ा में से। तो सबसे पहले आप किसी बड़े चीज में छोटा चीज को फिक्स करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो बड़ा वाला कितना जगह लेगा, वो कितना उसका आयतन है, सबसे उसका जगह निकालिएगा तभी तो पता कर पाइएगा उसमें कितना जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो है ना आयतन, इसका हम आयतन पता कर लेते हैं। तो आयतन क्या होता है, घनाभ ये है, घनाभ के रूप में बॉक्स बनाए तो घनाभ के रूप में है, तो इसका आयतन हो जाएगा एल गुना बी गुना एच, हो जाएंगे ना। यही तो इसका आयतन होंगे मेरे दोस्त, आयतन होंगे ना, तभी तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि इन बड़ा सा आयतनों में जगह कितना है। समझ में आ रहा है। तो यानी इसका लेंथ कितना था, 56 मीटर तो पूरे का था, 56 मीटर लंबाई पूरे का था, लेकिन 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर मुड़ा है, यानी 20 सेंटीमीटर इसमें माइनस होगा, जो मुड़ के वो जो कवर बना है, बॉक्स बनाया गया है, यानी 20 हो जाएगा, तो लंबाई 36 हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। चौड़ाई भी 40 है, लेकिन 10 इधर से गया है, 10 इधर से, यानी 20 इधर से गया है, तो 20 हो जाएगा। ऊंचाई आपका जितना काटा, ऊंचाई कितना होगा, आप कितना काटे, 10 सेंटीमीटर, 10 ही सेंटीमीटर काट के तो उठाए ना, तो इसका हाइट 10 ही सेंटीमीटर होगा, तो 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। तो ये टोटल जगह हो गया, किसका जगह हो गया, ये बड़े वाले बॉक्स का, बड़े बॉक्स का ये टोटल जगह हो गया कि इतना जगह इसके पास है। अब आपको बताना है कि उतना जगह इसमें कैसे जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जगह तो बड़ी वाली की जगह निकल चुका है ना, अरे बड़े वाला की जगह निकल चुका है ना, जी हाँ निकल चुका है। अब हम देख लेते हैं कि छोटे वाला कितना जगह जाएगा, तब वहां से हम मल्टीपल कर देंगे, यानी छोटे वाला जगह हम देख लिए मेरे दोस्त, बड़ा वाला जगह तो निकल गया, ध्यान पूर्वक सोचिएगा आप लोग। बड़ा वाला जगह निकल गया ना, कि बड़ी आयतन का इतना है, बड़ी जो घनाभ है इसका आयतन इतना है, टोटल इसमें जगह इतना है। अब हमको ये पता करना है कि छोटी सी जो माचिस की डिब्बी है वो कितना जगह घेरता है, एक माचिस की डिब्बी तो कितना जगह घेरता था एक माचिस की डिब्बी, यानी इसका भी जगह निकालना होगा, इसका भी आयतन निकालना होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, 4, 2 और 1.5, 1.5। तो आप इसको जैसे कीजिएगा, 15 चौके 60, 6 6 दूनी 12, यानी कि इसका जो आयतन निकला 12 सेंटीमीटर क्यूब निकला। मतलब एक माचिस की डिब्बी इतना जगह छेक सकता है, एक माचिस की डिब्बी इतना जगह छेक सकता है। आपके पास टोटल इतना जगह है, तो आपको बताना है कितना माचिस की डिब्बी आएगी। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इससे आपको भाग देना है, यानी 12 तिया 36, तो 3 दूनी 6, यानी 600 बॉक्स आपको चाहिए माचिस का डिब्बी। समझ में आ रहा है आपको, 600 बॉक्स आपको चाहिए, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, हमने जो मेरे पास आयतन था, जो मेरे पास घनाभ जो बनाए हुए थे काट उठ के, उसमें हम देख लिए पहले कितना जगह है जो कि हम किसी चीज को उसमें फिट कर सके, तो इसमें हम जगह निकाल लिए। अब हमको ये देखना है कि बड़े वाले जगह तो हम निकाल लिए, अब छोटे सा जो डिब्बी है आपके पास, माचिस का जो डिब्बी है, उस कितना जगह वो एक्यूपाई कर रहा है, तभी तो पता चलेगा वो कितना डिब्बी उसमें हम रखे जा सकते हैं। तो बस छोटे वाले के भी हम साइज निकाल लिए, बस एक साइज इतना जगह खींचता है, तो इतना जगह करने, इतना जगह छेड़ने के लिए कितने बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, तो 600 बॉक्स जरूरत पड़ेगी। राइट नंबर, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया। इसी प्रकार हम वहां समझाए थे, तो बिल्कुल डायग्राम से समझना, ऐसे हवाबाजी नहीं करना, गुना करके भाग दे देना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आगे बार चेंज भी कर देंगे तो आप लोग फंस जाइएगा। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न पे आप लोग कीजिएगा। 6ठे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि अमित एक कार्य को 13 दिनों में कर सकता था, ठीक है। गोपाल अमित से 30% अधिक दक्ष है, मतलब 30% अधिक क्षमता वाले हैं गोपाल अमित से। उस कार्य को करने में गोपाल द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, मतलब उस काम को गोपाल कितने दिनों में करेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। यानी गोपाल जो था वो अमित से 3 गुना, मतलब 30% अधिक दक्ष था, यानी 30% अधिक ये कुशल था, ठीक है। ये क्षमता का अनुसार है, याद रखिए। तो इसको रेशियो हम ले मेरे दोस्त, तो 13:10 का आ जाएगा। ये भी तो क्षमता का अनुसार होगा ना, ये भी क्षमता का रेशियो होगा ना। जैसे मान लीजिए एक दिन में ये 10 बाल्टी धोते हैं, तो ये एक दिन में 13 बाल्टी धोएंगे। यदि एक दिन में 10 कट्ठा जमीन जोतते हैं, तो ये एक दिन में 13 कट्ठा जमीन जोतेंगे। इतना बात समझ लीजिए, क्योंकि ये इफिशियंसी है, ये इसकी ताकत है, समझ लो। तो अमित एक कार्य को 13 दिनों में कर रहा था, अमित एक कार्य को 13 दिन में कर रहा था, लेकिन अमित एक दिन में इतना कार्य कर रहे थे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, देखिए कुछ सवाल में नहीं है, यदि ये आप नियम आपको मालूम है तो आपको कहीं ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक्यूरेसी है मेरे दोस्त, एक्यूरेसी है ये। जब एक दिनों में इतना, ये मान लीजिए एक दिनों में ये 10 काम कर सकते हैं, तो 13 दिनों में कितना काम करेंगे, तो टोटल काम यहाँ से आगे आ जाएगा क्या, 13 बटे 10,
जी हाँ आ जाएगा। ये क्या टोटल वर्क हो गया मेरे पास? जी हाँ टोटल वर्क हो गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? उस कार्य को गोपाल द्वारा कितने समय में, तो गोपाल का क्या था एफिशिएंसी? 13 था ना। अरे गोपाल का क्षमता क्या था? 13। एक दिन में 13 ही तो काम कर रहे थे, ये कर रहे थे ना 13 इकाई। 13 इकाई से भाग दीजिए। तो कितना दिन, इतना काम करने के लिए कितना दिन का समय लेंगे? ये 10 दिन का समय लेंगे। राइट ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कुछ नहीं करना है। आपको जो भी इफिशियंसी दिया गया था अधिक है, उसको आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है और यहाँ से आप इजी तरीका से निकाल सकते हैं। चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक प्रश्न को कीजिएगा और ऐसे प्रश्न में आप नंबर देख के इसको कटाने के फिर में मत रहिएगा। यदि आप जाइएगा तो उसमें हो सकता है आप लेंदी भी पहुंच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रश्न करने से पहले मेरे दोस्त आपको एक पता होनी चाहिए कि यदि ए पे पावर एम, यदि ए पे पावर एन भाग के रूप में दोनों का बेस समान है तो पावर जाके ऊपर माइनस हो जाएंगे। ये बात पता है ना? ठीक है। यदि ए पे पावर एम गुना ए पे पावर एन बेस समान है गुणनफल के रूप में तो पावर जाके ऊपर जुड़ जाएंगे, यानी एम प्लस एन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। यदि ए पे पावर 2 इसके पावर 3 है तो ये क्या होंगे? ये क्यों होंगे? क्या जी नहीं। यदि बीच में ब्रैकेट, यदि बीच में रुकावट आ रहा है तो इसको गुणनफल होंगे, यानी कि हम बोल देंगे ए पे पावर 3 दूनी 6। यही आपको दे दिया ए पे पावर 2 पे पावर 3 दे दिया। यदि बीच में ब्रैकेट नहीं है, रुकावट नहीं है तो डायरेक्ट इसका क्यू करेंगे, यानी ए पे पावर 8। यहाँ तक आप बात समझिए, ये बहुत बेसिक फंडा है। ठीक है, ये बात इतना बात समझ में आना चाहिए सिंप्लीफिकेशन के रूप में। ठीक है, नियमतः अधिकतर ये इसी फॉर्मूले का आपका उपयोग है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि जितना भी संख्याएं ऊपर में दिया गया है पावर के रूप में सबको मिनिमम में तोड़ते हैं। मिनिमम में क्या तोड़ते हैं? जैसे 3 पे पावर 5 ये तो मिनिमम में है, इससे नीचे जा नहीं सकते। ठीक है, 8, हाँ इसको हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 2 पे पावर क्यू है, इसके 5 है, यानी हम लिख सकते हैं इसको मेरे दोस्त 3 पे पावर, तो ये -5 है ही। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 15। अरे लिख सकते हैं ना इसको 2 पे पावर 15। 8 पे पावर 5 है तो 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा और 3 गुना 5 करेंगे 15 होगा, यानी 2 पे पावर 15। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर क्यू और इस पे भी ब्रैकेट पे पावर क्यू, यानी कितना हो जाएंगे? 3 3 9, 5 पे पावर 9 हो जाएंगे। इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं? यानी 6 पे पावर 2 और 3, यानी 6 पे पावर 6। ये एक इसको तोड़ सकते हैं मिनिमम रूप में। जी हाँ, 2 दिया छोड़ सकते हैं तो 2 पे पावर भी 6 और 3 पे पावर भी 6 हो जाएंगे। 2 पे पावर 6 और 3 पे पावर भी 6 हो जाएंगे। बात समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। इसी प्रकार यदि हम इसको तोड़े तो हम जानते हैं कि 10 पे पावर स्क्वायर करेंगे, इसके पे पावर 4 है यानी 10 पे पावर 8 हो गया। 10 तो 5 और 2 से मिलकर बना है, यानी 2 पे पावर भी 8 होंगे और 5 पे पावर भी 8 होंगे। ठीक है, 256 को क्या लिख सकते हैं हम मिनिमम रूप में? 2 पे पावर 8 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 का क्यू है ये, हम बोल सकते हैं 2 का भी क्यू होगा और 3 का भी क्यू होगा। ठीक है, ये 2 पे पावर स्क्वायर तो है। बस आप लोग का सवाल आ गया, आ चुका है आंसर जो भी होगा। अब आपको क्या करना है? अब हम इस मेथड पे चलेंगे। जिसका बेस समान है पावर को जुटा देंगे। बेस देखिए 3 और 3 बेस समान है, पावर जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? 3। अरे हो जाएंगे ना मेरे दोस्त। 6 में यदि -5 जाएंगे तो 1 बचेंगे। 2 कहाँ है? ये है 2। 2 पावर जोड़िए 15 6 21, यानी 2 पे पावर 21 हो जाएंगे। अच्छी बात है। और 5 पे पावर 9 ऑलरेडी बचे हुए हैं। अब यहाँ से करते हैं हम 2 देख लेते हैं। 1 2 3 4, तो इसका पावर जोड़िए 2 3 2 5 8 5 13 और 13 8 21, यानी 2 पे पावर 21 हो जाएंगे। ठीक है, 3 है क्या? और कहीं 3 नहीं है। 3 पे पावर 3 हो जाएंगे और क्या है? 5 पे पावर 8 हो जाएंगे। तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ आप लोग को? क्या देखने को मिल रहा है मेरे दोस्त? कि आप देख पा रहे होंगे 2 पे पावर 21 और 2 पे पावर 21 दोनों कहानी गए। बाय बाय टाटा। ठीक है, अब यहाँ से हम देख लेते हैं। ये यदि भाग के रूप में है और भाग के रूप में आपको क्या बताए थे? ऊपर यदि जाएगा तो ये पावर माइनस होगा, तो ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि ये 5 हो गए। ठीक है, ये 3 जाएगा, ये 3 पे पावर नहीं कुछ तो 1 है, इसको खत्म करेंगे तो इस जगह 2 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा? 1/9 आ जाएगा। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5/9 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर है? सिर्फ फंडा ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न था मेरे दोस्त, भर भर के पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ सेशन अटेम्प्ट कीजिए। कैसे क्या करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको हम पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड पेपर जो भी पूछा गया इसके माध्यम से बिल्कुल ही टंच आपका फंडा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न बिल्कुल बच्चे वाले प्रश्न है। इसमें चाहे तो आप आंसर दे भी सकते हैं या नहीं तो आप देख भी सकते हैं। यदि किसी संख्या के 3/5 का 80% के 60% का मान 216 है तो वो संख्याएं क्या है हमको बताना है। संख्याएं हमको नहीं पता, हम संख्याएं को x मान लेते हैं। तो संख्याएं को x माने तो किसी संख्या के 3/5 यानी 3x/5
80% का वैल्यू आप जानते हैं ना, 8/10 यानी कि 4/5 मिनिमम रूप में। ये सब जो है ना मेरे दोस्त, ये परसेंटेज को जो है ना मिनिमम में याद करना सीखे। यदि आप एक स्टूडेंट लाइफ में हैं तो इसको सबसे ज़्यादा है कि इसको शॉर्ट फॉर्म कैसे, क्योंकि बहुत ही कीमती समय आपको बचाएगा। जैसे 60% का हम क्या लिख सकते हैं, 3/5। और यही लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए 60 या बेटे 100, तो 2 तिया 6 2 5 10, 3/5 ही तो लिख सकते हैं इसी प्रकार। ठीक है, इसको जब आप हल कीजिएगा तो ये 216 के बराबर आ जाएगा। बस कहने का यही मतलब है। तो इसका आंसर क्या होगा आपसे बोला गया है। तो 4 तिया कितना, 3 तिया 9, 9 चौके 36, 36 छक्के 216। तो क्या हो जाएंगे, 5 पचे 25, पंचे 125 और गुना 6 हो जाएगा। क्या होंगे मेरे दोस्त, बरछक 72 के आसपास, यानी कि 2 नंबर इज राइट आंसर। इतना ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं यार। ऑप्शंस को भी नज़र साथ में रख के चलिएगा। इतना 1990, 3040, 2090 ये तो हो ही नहीं सकते हैं। यानी जो भी उत्तर आएगा 12 से हम डायरेक्ट इसको गुना करने की कोशिश किया, बरछक 72 आ गया, लेकिन 750 होगी। ठीक है, चले नौमा की ओर। 9वां नंबर प्रश्न पे कीजिएगा। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्त। बिल्कुल सब जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं सब इधर से उधर प्रश्न, ये नहीं कि उठा के ला के आप लोग के सामने रख दिया। बिल्कुल ही रिसर्च के साथ पेपर दिए गए हैं कि हो सकता है आपके एग्जाम में भी देखने को मिले, बेनिफिट साबित हो। तो टेंशन मत लीजिए, आप सेशन अटेम्प्ट कीजिए बिल्कुल। और कोई भी लेंदी प्रोसेस हम बताने की कोशिश नहीं करते हैं मेरे दोस्त। हमको पता है, हम भी एग्जाम में बैठे हैं, कैसे कम समय में किया जा सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बोला जा रहा है कि यदि 6 पे पावर x माइनस 6 पे पावर x माइनस 1 बराबर 180 के बराबर है तो इसका मान क्या होगा, आपको बताना। तो हम जानते थे कि a पे पावर यदि -1 होगा तो इसका वैल्यू 1/a के बराबर होगा, पता था आपको। यदि 6 पे पावर -1 है तो इसका वैल्यू 1/6 होगा। क्यों, क्योंकि ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार 6 पे पावर x है माइनस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 पे पावर x/6 बराबर 180। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। 6x को हम यदि कॉमन ले मेरे दोस्त, 1 माइनस 1/6 बराबर 180। ठीक है, तो 6 पे पावर x गुना 5/6 बराबर 180। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या, अरे नहीं है यार। 5 से इसको कटाइए, 5 तिया 15 और 5 छके 30, यानी 6 पे पावर x क्या हो जाएंगे, 216। बस आ गया आप लोग का आंसर। ठीक है, तो इस 6 पे पावर x है तो 6 पे पावर ये भी q होंगे। और हम जानते हैं कि यदि दोनों बेस बराबर है तो ऊपर जाके पावर भी बराबर होंगे, यानी कि x का वैल्यू आप लोग के सामने निकल चुका है क्या, 3। जब x का वैल्यू आप लोग के सामने निकल चुका है तो इसका वैल्यू तो आप लोग मिनटों में निकाल दीजिएगा। 3 3 दूनी 6 में 1 या 5 और 3 दूनी 6 3 9, 5/9 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ठीक, बिल्कुल सिंपल था मेरे दोस्त। इसमें कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करना था, साफ साफ यहाँ दिया गया है ना, साफ साफ दिया गया है। इसको हम डायरेक्ट तोड़ के यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल सकते थे। कीजिएगा नंबर 10वां नंबर पेपर की ओर। बिल्कुल ही साधारण पेपर है ये, मतलब ये प्रश्न जो है बिल्कुल ही साधारण है। इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है, एक सीढ़ी। ठीक है, इस सब प्रश्न में जो है ना आपको डायग्राम का सहारा लेना है मेरे दोस्त, डायग्राम आपको बनाते चलना। ठीक है, ये दीवार है, एक सीढ़ी, सीढ़ी कहीं ना कहीं दीवार में तो आप इस तरह लगाते हैं, तो इसी तरह लगाते हैं ना मेरे दोस्त, इसी तरह लगाइए। मान लीजिए सीढ़ी है, चढ़ने वाला सीढ़ी है, मान लीजिए सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी है, जो धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी ये धरातल के साथ, ये तो जमीन होंगे, ये धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी के पाद दीवार से 15 मीटर दूरी पर है, यानी सीढ़ी के पाद ये दीवार से इससे 15 मीटर दूरी पर है, यानी टोटल ये डिस्टेंस 15 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, ये लंबाई पूछा जा रहा था, ये लंबाई क्या होगा। हम जानते हैं, हम आपको पहले भी बताए हैं कि इस प्रकार के प्रश्न में मेरे दोस्त ये यदि 90 डिग्री होंगे और सपोज डेट यदि ये 30 डिग्री होंगे और ये 60 डिग्री होंगे, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा ए होती है, 90 डिग्री के सामने 2a होती है और 60 डिग्री के सामने भुजा √3a होता है। ये बार बार बताएं, इसको आप चाहे निकाल भी सकते हैं। समझ में आ रहा है, यानी कि ये 60 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज है, तो ये 100% 30 डिग्री है। और हम अब भी आपको बताएं कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, ए होता है। यानी इसका भुजा सामने जो है, इसकी लंबाई दिया गया, क्या ये ए के बराबर हम लिख सकते हैं 15, जी हाँ लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री के सामने भुजा क्या करना आएगा, क्या सीढ़ी आएगा, जी हाँ सीढ़ी आएगा। उसका वैल्यू क्या होगा, 2a, यानी 15 दूनी 30, राइट आंसर। क्लियर है, सिंपली है, टेंशन नहीं है, बनाते जाना। ठीक है, 11 नंबर पेपर की ओर हम लोग चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न में बोला गया कि पाइप ए और पाइप बी एक साथ एक टैंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, पाइप बी पाइप ए से 25% अधिक दक्ष है,
याद रखिएगा 25% अधिक क्षमता वाले हैं कौन, पाइप बी। तो टैंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। यदि ये दिया गया है कि पाइप ए टैंकी को 5 लीटर प्रति मिनट की गति से भरता है, हमको टैंकी का क्षमता चाहिए, टैंकी में कितना लीटर पानी आ सकते हैं। तो टैंकी को क्षमता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए कितने घंटे में टैंकी को भरते हैं ये ज्ञात करना होगा। क्यों? क्योंकि ए 5 लीटर प्रति मिनट की दर से टैंकी को भर रहा है। यदि ये हमको मालूम पड़ गया कि ए टैंकी कितने घंटे में भरते हैं तो यहाँ से हम इजी वे निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले हम एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे। कोई भी सवाल इस प्रकार आए हम लोग सबसे पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे। तो एक्यूरेसी में साफ साफ बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि बी पाइप ए से 25% अधिक क्षमता वाले हैं। पाइप बी पाइप ए से 25% अधिक। यदि 100 क्षमता इसका है तो ये 125 हो जाएगा, यानी 25 चौके 100, 25 पंचे 125। बात समझ में आ रहा है? यदि ये 1 घंटे में 4 बाल्टी डालते हैं तो ये 1 घंटे में 5 बाल्टी डालेंगे। बस सिंपल इस तरह अनुमान में आप समझिए। ठीक है, क्षमता ज़्यादा है, काम ज़्यादा करेंगे। यानी ये यदि मान लीजिए 1 घंटे में 4 बाल्टी पानी डालते हैं तो ये 1 घंटे में 5 बाल्टी पानी डालेंगे। ठीक है, तो ए बी एक साथ 8 घंटे में भर सकते हैं। ए बी एक साथ, तो हम पूछ रहे हैं आपको कि ए बी एक साथ 1 घंटे में कितना बाल्टी पानी डालेंगे। तो 5 4 9 बाल्टी पानी डालेंगे, 9 बाल्टी पानी डालेंगे। ये बात आप समझ रहे हैं यहाँ तक? यानी दोनों साथ मिल जाए तो 9 बाल्टी पानी डालेंगे 1 घंटे में। तो 8 घंटे में कितने डलाया जाएगा? अरे 8 घंटे में मेरे दोस्त कितने डलाया जाएगा? यानी कि 9 बाल्टी या 9 गुना 8, 9 अठे 72 बाल्टी। 72 बाल्टी टोटल, 72 बाल्टी मेरा क्षमता निकला। काहे कि दोनों भर रहे थे ना, ये भी 8 घंटे में, यानी टोटल 72 बाल्टी मेरा क्षमता निकला। तो आपसे पूछा हमको तो ये निकालना है। तो ये कितना बाल्टी भर रहे थे 1 घंटे में? 4 बाल्टी भर रहे थे। तो 1 घंटे में 4 बाल्टी भर रहे थे तो 72 बाल्टी भरने में कितने समय लगाएंगे? 18 घंटे का समय लगाएंगे। बस यहाँ से निकल चुका है मेरे दोस्त, 18 घंटे का समय लग रहे हैं इसको, लेकिन 5 लीटर प्रति मिनट की दर से भज रहे हैं। तो इसको घंटे को मिनट में परिवर्तित करेंगे, गुना 60। ठीक है, और कितने लीटर? 5 लीटर, 5 से गुना। यहाँ से कीजिएगा 18 95 9 54 आ जाएगा। 5400 लीटर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, बात समझ में आया आप लोग को? 5400 लीटर। क्लियर है? ठीक है, यदि इस जगह हमसे पूछा जाता कि बी टैंकी 5 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, तब हम यहाँ पे बी का निकालते। ये ए का निकला है, हम इस जगह बी का निकालते। बात समझ में आ गया? चलें आगे की ओर। 12 नंबर प्रश्न। एक सम बहुभुज के अंतः कोणों और बाहरी कोणों का माप का अंतर 100 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? क्या प्रश्न है यार! ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछे भी जाएंगे। क्या बोला जा रहा था कि एक सम बहुभुज के अंतः कोण बाहरी कोण का माप का अंतर 100 डिग्री था। मान लीजिए कोई बहुभुज है, हमको भुजाओं की संख्या नहीं पता है, ये बहुभुज मान लेते हैं। ठीक है, हमको नहीं पता कोई भी बहुभुज था। तो इसमें क्या बोला, इसके बाहरी भुजा यानी कि बाहरी कोण, अंतः कोण बाहरी कोण। अंतः कोण कौन से हो जाएंगे? जैसे मान के चलिए मेरे दोस्त, ये है इसकी भुजा, इसको जाना चाहिए ऐसी, लेकिन ये चला गया कैसे? ऐसे। तो ये जाना चाहिए ऐसे, चला गया ऐसे। यानी कि जो रास्ता ये गया है, जो भुजा ये क्रॉस होके गया है, जो भुजा पहले था, इसके बीच में जो डिग्री कोण बनेगा मेरे दोस्त, इसी को आप आंतरिक डिग्री बोलते हैं। हम एक्स मानिए, कोई दिक्कत। जो रेखा अपारदर्शी है, यानी ये जो जाना चाहिए इधर, लेकिन ये इधर चला गया, ये बाहर की ओर जो डिग्री बनेगा मेरे दोस्त, इसको हम बाहरी कोण मान लेते हैं। इसको हम बाहरी कोण बोलते हैं, इसको हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, और ये दोनों का अंतर आप लोग के सामने दिया गया था 100, यानी x माइनस वाई का अंतर आप लोग के सामने दिया गया था 100। और हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा में कोण निर्मित जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार आप देखिएगा तो ये सीधी रेखा ही तो होगा, तो यहाँ पे 180 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई 180 होगा। तो हम यहाँ बोल दिए x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, माइनस प्लस माइनस ये चले जाएंगे, यानी कि y बराबर क्या आ जाएंगे? 40 आ जाएंगे। तो y कौन था? बाहरी कोण था ना, बाहरी कोण था ना। जब बाहरी कोण 40 आ जाएंगे मेरे दोस्त, तो दोनों कोण मिला के योग 180 डिग्री होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अंदर वाला कोण 140 होगा? सिंपली है। लेकिन अंदर वाला कोण हमसे नहीं पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है कि भुजाओं की संख्या क्या होगी। और हम जानते हैं कि एक समबाहुभुज में बाहरी कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होते हैं। बाहरी कोणों का योग क्या हो जाते हैं? 360 डिग्री हो जाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक यदि कोण आप मंगाते हैं मेरे दोस्त, प्रत्येक डिग्री कोण यदि प्रत्येक डिग्री कितना बाहरी कोण होगा, तो इसमें जितनी भी भुजाएं हैं आप उससे भाग देते हैं। यानी कि ये जो 40 डिग्री आंतरिक कोण है, देखिए सिंपल ये सोचिए आप कि बहुभुज थे।
ठीक है। बाहरी कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होंगे, और एक बाहरी कोण 40 डिग्री का था, तो कितनी भुजाएं हो सकती है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं 9 भुजाएं हो सकती है, ऑप्शन नंबर 3। इसको चाहे तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, इसको चाहे आप अलग मेथड से भी बना सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरह बनाना चाहते हैं। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमको यहाँ से बाहरी एंगल का पता चल चुका है 40 डिग्री। 40 डिग्री जब पता चला, हमको ये भी पता चला कि एक समबाहुभुज में बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री टोटल हो जाता है, और एक बाहरी कोण का कितना डिग्री एंगल था, 40 डिग्री। यदि इसमें भाग देंगे तो भुजा निकल जाएगा, ऑटोमेटिक भुजा निकल जाएगा, तो भुजा यहाँ से हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, ये प्रश्न हर एक, जितने भी ये सेशन चलता है मेरे दोस्त, एक एक प्रश्न आपको हर एक सेशन में देखने को इसमें मिल जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न में क्या बोले जा रहा है कि दो ठोस अर्धगोले को आपस में जोड़कर एक गोला बनाया जाता है, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लगभग कितना % कम हो जाएगा। दो ठोस अर्धगोले, यानी कि आपके पास है ना ये अर्धगोले था, और एक आपके पास ये अर्धगोले था, ध्यानपूर्वक देखिए, ये अर्धगोले था और ये भी अर्धगोले था। इनको क्या किया ना, इनको जोड़ दिए और जोड़ के एक गोला बना दिए, इस प्रकार जोड़ के एक गोला निर्माण कर दिए। बात क्लियर है। ठीक है, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, कितना % कम होगा, यानी जो इसका पहले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल था और इसमें जो था क्या कम इसमें होगा, और कम होगा तो कितना % कम होगा। तो सबसे पहले बात ये चाहते हैं कि अर्धगोले का मेरे दोस्त संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 3πr² होता है ना। 3πr² क्यों होता है, इसके बारे में भी लास्ट में चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसका भी क्या हो जाएंगे, 3πr²। और हम ये जानते हैं कि एक संपूर्ण गोले का, एक पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। यानी कि ये दोनों जुटेंगे, छोटा छोटा गोला जोड़ के ही तो बन रहा है, यानी 3 6πr² हो जाएंगे, ये 6πr² हो जाएंगे। टोटल आधा आधा गोले को दोनों को जोड़ देंगे, 6π² से कितने π² बन रहे हैं, 4πr² बन रहे हैं। कितने की कमी हो रहे हैं, 2 की कमी हो रहे हैं। किससे कमी हो रहे हैं, 6 पे हो रहे हैं, तो 100 पे कितना होगा। हम πr² इसीलिए नहीं दिए क्योंकि πr² हमेशा कट रहे हैं आपके, तो यहाँ से 33.3 राइट आंसर होगा, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। ठीक है, बात समझ में आया। अब एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं मेरे दोस्त कि आखिर यहाँ पे हम, जैसे एक संपूर्ण गोला है और एक अर्धगोला है, मान के चलिए ये अर्धगोला है, इसको हम 4πr² और इसको हम 3πr² क्यों लिखते हैं, जो कि ये आधा है, तो आधा है तो इसको 2πr² लिखनी चाहिए। ये 3πr² क्यों लिखते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त देखिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आपको पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब जो उसको छूने योग्य जो उसका है बाहरी, और सबका आपका क्षेत्रफल चाहिए। तो ये आधा जो इस जगह जो काट दिया आप, तो ये तो क्षेत्रफल आए होंगे, लेकिन जो ऊपर में कटे होंगे, ये जो एरिया होंगे, जो बीच वाला एरिया होंगे, उसको तो आप छोड़ दिए ना, तो उसको भी तो एरिया इसमें करना होगा πr²। तो यहाँ से आता है 3πr²। बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो इसका आंसर 33.33 राइट आंसर होगा। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सेशन लंबा हो सकता है, थोड़ा समझाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल यदि आप लोग न्यू हैं तो सेशन आप लोग डेली अटेम्प्ट कीजिएगा, कहीं भी परेशानी आपको नहीं होगा। ठीक है, बोला जा रहा था कि दो कारों की चाल का अनुपात 5:7 है। तेज चलने वाली कार 2 घंटे में 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धीमी चलने वाली कार समान समय में कितनी दूरी तय करेगी, समान समय यानी कि 2 ही घंटे में। तो सब धीमी चलने वाली कार समान समय में कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी तय करने के लिए धीमी चलने वाली कार का हमको गति मालूम होना चाहिए, और गति का रेशियो दिया गया है। तो गति का रेशियो जब दिया गया है तो यहाँ से हम गति का रेशियो निकाल लेते हैं धीमी वाले के। यानी तेज चलने वाले 2 घंटे में 140 किलोमीटर, यानी हम बोल सकते हैं कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल रहा होगा। कौन, तेज चलने वाली। तो इसमें से तेज चलने वाली कौन है, 7 है। तो जब ये 70 किलोमीटर से चल रहा है तो 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 किलोमीटर। यानी कि धीमी चलने वाला जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे हैं। तो ये चाल से जा रहे हैं, तो आपको पूछ रहा है दूरी क्या होगा, धीमी चलने वाले दूरी क्या, दूरी जानते हैं चाल गुना समय होता है। चाल निकल गया 50, समय तो वही दिया गया है 100 किलोमीटर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मजा आ रहा है, लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल इसी प्रकार प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, कहीं जाने की जरूरत आप लोग को नहीं है। सेशन आप लोग अटेम्प्ट कर दीजिएगा, पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जो इस प्रश्न का उत्तर देंगे मेरे दोस्त मान जाएंगे कि उसका मैथ बहुत टच है। यदि 3x + 2y = 10 है तो 2xy 3 है, तो 3x - 2y का धनात्मक मान कितना होगा, ये आपको बताना है। धनात्मक मान, पॉजिटिव मान कितना होगा। फंस गए ना, कोई बात नहीं। हम जानते हैं मेरे दोस्त कि x + y का होल स्क्वायर जो होते हैं माइनस
एक्स माइनस का होल स्क्वायर जो होते हैं ये 4xy के बराबर। तो ये बहुत बार आप पढ़े होंगे। क्या करते हैं एग्जाम में कि ये आपके इस तरह सवाल दे देते हैं, इन नंबर में बैठा के आपसे पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट 4xy दे सकते हैं या 4xy से गुना कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार होता है। ये वैल्यू निकाल लेंगे मेरे दोस्त, ये वैल्यू तो आ रहा है ना, एक्स माइनस वाई स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर को हम वहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा, आप लोग घबराइए नहीं। जैसे एक्स प्लस वाई हमको रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, 3x + 2y का होल स्क्वायर माइनस 3x - 2y का होल स्क्वायर बराबर 4xy, यानी 4 या 12, 12 दूनी 24xy हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है आपको? कुछ नहीं किए, 4 का है ना, x का मान रखे 3x, y का मान रखे 2y, तो यानी 3 दूनी 6xy और 4 24xy, सिंपल। ठीक है, कोई फंडा नहीं है यहाँ से, गड़बड़ वाले फंडा। ठीक है, 3x + 2y का वैल्यू दिया गया है क्या, जी हाँ 10, ये 10 10 100 माइनस, हम इसको एक सेकंड के लिए, ये पूरी के लिए हम के स्क्वायर मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो बराबर 24। एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया गया था, यानी एक्स वाई का वैल्यू 2 इधर आएगा, 3/2, यानी 3/2 हम करते हैं। 2 से 12, 12 तिया 36, के स्क्वायर जो हो जाएंगे 64 हो जाएंगे, और के जो बराबर होंगे वो 8 हो जाएंगे। तो के हम किसको माने थे, के हम 3x - 2y को माने थे, बराबर 8 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, समझ गए? तो कुछ फार्मूले जो होते हैं, जो फार्मूले आपको याद रखने आवश्यक हैं, जैसे ये सब फार्मूले पता है मेरे दोस्त, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सब फार्मूले सिंपल फार्मूले हैं जो कि याद रखना अति आवश्यक है स्टूडेंट के लाइफ में। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न को आप बड़ा सावधानी पूर्वक कीजिएगा। इस सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आप सिंपल तरीका से इसका जवाब दे सकते थे। कल जो हम सेशन लिए थे यूनिट डिजिट से सवाल कैसे किया जाता है, बिल्कुल उसी पे बेसिस ये सवाल है आपका। सब में पहले हम देख लेते हैं यूनिट डिजिट अलग अलग है, जी हाँ अलग अलग है। ठीक है, उसी बेसिस पे हम लोग करेंगे। जैसे मान के चलिए क्या बोला जा रहा है प्रश्न में कि ए 45 सदस्य, बी समूह में 31 सदस्य, सी समूह में 48 सदस्य है। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में जाते हैं और ए बी सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि 295, 311, 233 है। तो प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि कितनी होगी, ये आपको बताना। यानी जो ग्रुप ए था इसमें 45 आदमी था, 45 आदमी था, एक आदमी खर्चा इतना किया था, तो 45 आदमी खर्चा कितना किए होंगे, यानी इसको गुना करना होगा। तो हम मान लिए ए में इसको गुना करेंगे, तो कुछ भी गुना करेंगे, कुछ भी संख्या आएगा, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, लेकिन इकाई अंक पे 5 आएगा, क्योंकि दोनों के लास्ट पे 5 5 है, 5 5 25। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसी प्रकार बी ग्रुप की ओर चलते हैं, तो 31 सदस्य में प्रत्येक सदस्य की खर्चा जो है 311 है, तो 31 सदस्य का खर्चा टोटल क्या हो जाएगा, दोनों के लास्ट में 1 है, तो इकाई डिजिट इसका 1 1 आएगा। बात क्लियर? ठीक है, इसी प्रकार सी 48 सदस्य हैं और इसमें 233 सदस्य मेरे दोस्त, प्रत्येक आदमी खर्चा है, टोटल खर्चा 8 या 24, यानी कि सी समूह द्वारा जो खर्चा किया गया लास्ट डिजिट 4 है। ठीक है, यदि हम इनको टोटल योग कर देंगे तो क्या मेरे पास कुल खर्चा आ जाएगा ए बी सी द्वारा, कुल खर्चा 5 4 9 1 10, यानी कोई भी संख्या आएगा लास्ट में 0 आएगा, ये मेरा कुल खर्च हुआ। कुल खर्च हुआ रुपये में, कुल खर्च हुआ रुपये में। बात समझ में आ रहा? और यदि आप औसत निकालना चाहते हैं तो जितने आदमी है उससे आप भाग दीजिए, तो उसका भी हमको इकाई अंक चाहिए, जितने आदमी है, तो 5 1 6 8 6 14, यानी इकाई डिजिट पे 4 आए। आप बताइए कितनी बार में ये जा सकता है, जब ऑप्शन में पूरी तरह दिया गया हो, तो या तो ये 5 बार में जा सकता है, या लास्ट इकाई डिजिट 0 आ सकता है, यही तो हो सकता है, दूसरा तो कुछ नहीं आ सकते है ना। 0 क्या है, नहीं है, 5 है, जी हाँ, तो यही ऑप्शन है। कितना आसान था, है ना? तो बिल्कुल इसी तरह आपको करना है, एक नया चीज, हर एक चीज में आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग डेली सेशन अटेंड कीजिएगा और टेंशन भूल जाइएगा। जिस प्रकार हम दावा करते हैं, जिस प्रकार आपके जो भी साथ में एग्जाम देने जाते हैं, यदि ये मेथड नहीं पता है ना मेरे दोस्त, यदि आपको पता है ना, आप 110% उससे आप आगे निकलने वाले हैं। ठीक है, तो इस सब मेथड को देख के, और ये नहीं कि देख के नोट करके रख दिए, नहीं, इस प्रकार प्रश्न आए तो उसमें आप आजमाइए, उसमें आप कीजिए। ठीक है, चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी, यानी कि हाँ ए बी और सी डी समांतर रेखाएं, एक तिर्यक रेखा पी क्यू काटती है। ठीक है, तिर्यक रेखा पी क्यू काटती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। यदि कोण पी एम बी, यदि कोण पी एम बी यानी ये कोण 55 डिग्री दिया गया है, तो कोण सी एन एम क्या होगा, यानी ये कोण क्या होगा, ये आपको बताना। हम जानते हैं कोई भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इसके संगत कोण और एकांतर कोण बराबर होते हैं। संगत कोण और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये जैसे मान के चलिए, इसका एकांतर कोण क्या आ जाएगा, सॉरी इसका संगत कोण क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यही तो संगत कोण होगा ना, यही तो संगत कोण होगा ना, क्योंकि ये प्रतिच्छेद रेखा के दोनों ठीक राइट साइड पे हैं, दोनों एक ही झुकाव पे हैं, तो ये 55 होंगे,
तो ये 55 होंगे। आपसे ये खोजा गया है और हम जानते हैं एक सीधी रेखा पे निर्मित कोण 180 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ भी 180 डिग्री निर्मित होगा ये वाला। तो इधर 55 है ये, तो क्या 125 डिग्री नहीं हो सकता है? इधर हो सकता है ना। तो काहे सोच रहे हैं, डायरेक्ट आंसर दीजिए ना, सोचना इतना क्यों है? डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर दीजिए आप, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न को कीजिएगा मेरे दोस्त, ये बोट एंड स्ट्रीम का आपका प्रश्न है। एक आदमी शांत जल में मतलब पानी हलचल नहीं कर रहा, बिल्कुल शांत अवस्था में शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, जबकि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि जो बहाव की चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसे 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, यदि आप धारा के अनुकूल, जैसे मान लीजिए कोई बहाव पानी जा रहा है, यदि आप बहाव के दिशा में जाइएगा ना मेरे दोस्त, तो ऑटोमेटिक आपका चाल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि धारा के चाल भी ये हो जाएगा। लेकिन धारा चल रही है इधर, आप नाव खे रहे हैं इधर, तो यानी चाल ऑटोमेटिक कम होगा। क्यों? क्योंकि ये विपरीत दिशा में, धारा की दिशा इससे आप इधर चला रहे हैं, दोनों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो यानी कि सिंपल साधारण आदमी जो था, एक आदमी जो था संघ जल को हम 20 से डिनोट करते हैं। संघ जल में क्या था, इसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा था। इस करंट की चाल क्या थी, हम मान लेते हैं बहाव की दिशा, उसको करंट की दिशा बोल देते हैं। सी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, बात समझ में आ गया। अब देखो की बात आ गई, धारा के अनुकूल कितना किलोमीटर जाते हैं, 11 किलोमीटर जाते हैं। धारा के अनुकूल यानी कि जहां बहाव की दिशा में ही जा रहे हैं, तो बहाव की दिशा कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोट उसी में जा रहे हैं, उसकी दिशा क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों का चाल जुट जाएगा जब एक साथ में जाएगा? जी हाँ, जुट जाएगा, यानी 8 से 11। ये लगा आपका अनुकूल, यानी कि धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में। अब धारा के प्रतिकूल कितना जा रहे हैं आप, 15 किलोमीटर जा रहे हैं। आपके पास क्या गति क्या है, तभी तो आप समय निकालिएगा, गति क्या है। तो जानिए, यदि धारा इधर है, आप जा रहे हैं इधर, दोनों का चाल घटेगा ना। ये इसको खींचना चाहेगा, ये इसको खींचना चाहेगा, दोनों का चाल घटेगा मेरे दोस्त। यानी दोनों का चाल घट के क्या आ जाएंगे यहाँ, 5 किलोमीटर। दोनों का चाल घटेंगे ना, 8 में 3 जाएंगे, 5 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ से 3 आ गए, 3 1 4 घंटे हो गए, बस 4 घंटे इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल ही आसान पेपर थे। इन पेपर को आप लोग कीजिएगा। 19 नंबर पे क्या आंसर होगा, ये आप लोग बताइएगा मेरे दोस्त। सरल करें, 10 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका मान आपको बताना है। इसका मान क्या होगा, क्या हो पाएगा? एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है मेरे दोस्त, इसमें नहीं पूछा गया जो रिसेंटली एग्जाम हुआ, ये पहले वाले CBT 1 में पूछे गए। तो हम एक काम कर लेते हैं, एक काम क्या करते हैं हम, ये 4 थीटा स्क्वायर थीटा थे, तो हम क्या करते हैं ना, 10 स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए तो ये क्या बचेंगे, 10 स्क्वायर थीटा अब प्लस 1, क्या बचेंगे, अरे क्या बचेंगे ना, बच जाएंगे। और हम जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर जो थीटा होते हैं वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। ये फॉर्मूले है, ये अपने मन से हम नहीं लिखे हैं, ये आप भी पढ़े होंगे, ठीक है, कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं। ठीक है, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? अरे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना मेरे दोस्त, सब में सेक में दे रहा है, हमको सेक में तोड़ना है ना। और 10 स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा यदि हम इसको करते हैं मेरे दोस्त, तो 10 स्क्वायर थीटा को हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ में आ गया यहाँ तक? यदि हम इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक 4 थीटा। बात अब वही निकल चुका है जिस प्रकार यहाँ था, इसको तोड़ के हम यहाँ लाए थे, फिर ये इसको ये तोड़ के इसी प्रकार बनेगा, यानी सेक में बनेगा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस आएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा, यही आपका आंसर होगा। यानी सेक 4 थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा कहाँ पे आएंगे, 4 माइनस स्क्वायर, यही है ना, नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? कुछ नहीं किए आप, इसमें देख सकते हैं 4 इसमें है, इसमें 2 कॉमन है, तो हम 2 स्क्वायर वाला कॉमन ले लिए। कॉमन लेकर आप जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बस इसका वीडियो यहाँ पे पुट किया और कुछ भी एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाए। ठीक है, ये आज का लास्ट नंबर प्रश्न है और ये आप लोग के लिए मेरे दोस्त होमवर्क है। इसको कल जब हम सेशन करेंगे मेरे दोस्त, तो फर्स्ट नंबर पे यही प्रश्न रहेंगे, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉप 20 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स में अति संभावना है कि पूछे जाएंगे। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, यदि पसंद आ गया तो। कोई भी न्यू स्टूडेंट है इस चैनल पे, चैनल से जुड़ जाइएगा, बेहतरीन क्लास आप लोग को इस पे मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं पे रखते हैं मेरे दोस्त, मिलते हैं कोई और सेशन में। जय हिंद।